अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। जाने अज़ीज़, सोनी मिर्ज़ा, किस्त नंबर 35। डार्लिंग, वो अपने केबिन की तरफ जा रही थी जब आर्याल ने उसे पुकारा तो उसके कदम वहीं रुक गए। जी टाइगर, भूल क्यों नहीं जाती हो मुझे? नाकाबिले तवक्को सवाल पर वो ठिठक सी गई थी। क्या मतलब? सुबह जो भी हुआ, मैं जानता हूँ तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो। अगर ज़मीन को अपनाने में मुश्किल हो रही है तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हुँ, जब करना चाहिए था तब तो किया नहीं। आप अपने भाई के निकाह में अब आपके भाई के निकाह में हो और इसके निकाह में होते हुए उसे धोखा नहीं दे सकती। डार्लिंग, हमारी राहें अलग हैं। मीरम की जगह तुम तो क्या कभी बल्कि कोई और लड़की कभी भी नहीं दे सकती। मैं दुआ करूँगी टाइगर कि मेरे दिल में अभी भी जो एक ज़रा बराबर मोहब्बत बची है वो भी ख़त्म हो जाए। वरना कहीं ये ना हो कि इस मोहब्बत को ख़त्म करने के चक्कर में एक दिन मैं खुद ही ख़त्म ना हो जाऊँ। लहज़ा दुखी था। हम ब्लैक फ़ॉरेस्ट जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ अपने शौहर के साथ खुलकर एन्जॉय करो। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत चीज़ है डार्लिंग, इसे यूँ बोल बेमोल मत किया करो। ज़िंदगी को बेमोल नहीं कर रही बल्कि अपने जज़्बातों को बेमोल कर चुकी हूँ। कोशिश करोगी तो दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। अपने शौहर से दूसरी मोहब्बत करो। मोहब्बत हमेशा एक बार ही होती है और अगर दूसरी बार हो जाए तो समझ लो कि जो पहले हुई थी वो मोहब्बत नहीं थी। मेरा काम तुम्हें समझाना था, बाकी तुम्हारी अब अपनी मर्ज़ी। काश टाइगर आपने भी कभी मुझसे मोहब आपने भी कभी मोहब्बत में शिरकत को बर्दाश्त किया होता तो मेरा दुःख समझने में ज़्यादा आसानी होती। अगर मीरम मेरी जगह किसी और को देगी तो अपनी जान से जाएगी। खैर, मैं सामान लेने जा रही थी। उसने बात को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की थी। ओके, गो। वो मुख्तसरन बोला तो डार्लिंग अपने कदम पटकती हुई दिखाई दी। उसने बस खामोशी से उसे जाते हुए देखा था। मीरम शावर लेकर अपने बालों के गिर्द तौलिया लपेटे सुर्ख रंग की टॉप शर्ट के साथ सफ़ेद प्लाजो पहनकर बाहर निकली थी। आर्याल बैग में कुछ सामान रख रहा था। जब इसकी नज़र उस पर पड़ी तो वो घूर कर देखा। लगता है फिर से मार पड़ेगी। खुद से सोचते हुए उसने अपने हलक में थूक उतारा। वो 4 कदम बढ़ाकर उसके करीब आया था। ये तुम्हारी शर्ट का गला इतना बड़ा क्यों है? और कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नहीं लग रही ये? वो इसके अंदाज से कह रहा था जैसे कुछ टटोल रहा हो। आर्यन, आप भी हद करते हैं। अब इतना सा तो गला होता ही है। और रही बात शर्ट की तो बस घुटनों से ज़रा ही ऊपर है। इतनी सी ऊंची से क्या फ़र्क पड़ता है? अगरचे इसमें बोलने की हिम्मत थी, मगर डर-डर कर लफ्ज़ चबाए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जब तुम बाहर जाया करोगी तो तुम्हारे गले बैन या कॉलर वाले होने चाहिए। लेकिन तुम्हें शायद प्यार की ज़बान समझ नहीं आती। अपने लफ्ज़ों की तीर चलाते हुए उसने मीरम की शर्ट के गले में हाथ डाला और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। वो एक ही पल में अपने पूरे वजूद समेत उसके साथ चिपक गई थी। मीरम की आंखें खौफ से फैल गई थीं। दोबारा अगर मैंने तुम्हारा कभी इतना बड़ा गला देखा तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं रहेगा जहां नील ना पड़ा हुआ हो। और अरियाल, आप बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत डराते हैं। मैं आपके साथ मुश्किल कप कपाते लफ्ज़ों को बोलते साथ ही वो रोने लगी। श्श! उसने उसके लबों पर उंगली रखकर इसकी बात को काटा। गलती से भी ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। जानती हो ना ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। बेबसी से उसने बस अपने होंठ भींच दिए। आर्याल उसे खुद से दूर धकेलता गुस्से से बाहर चला गया था। उसे तकरीबन 1 घंटा लगा था और जब वापस कमरे में आया तो मीरम बेड पर अपनी टांगें समेटे सूं-सूं करती दिखाई दी। अब तक इसका गुस्सा काफ़ी ठंडा हो चुका था और उसे यूँ रोता देखकर वो थोड़ा-सा मुस्कुराते ही उसके करीब बैठ गया। जितना तुम रोई हो ना, तुम्हारी आँखों से एक पाइप लगवाकर वाटर प्लांट वालों को दे देना चाहिए। उसके छेड़ने पर वो घूरी डाल गई। फिर रुख फैलाते हुए दूसरी तरफ देखा। नाराज़ हो? मीरम, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नाराज़ हो मुझसे? उसने थोड़ा मज़ीद शिद्दत से पूछा तो मज़ीद गहरी खामोशी। यार, अब ऐसे तो मत करो। ये ना बोलने वाली बात बहुत बुरी है। सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं अपनी पसंद का एक ड्रेस भी नहीं पहन सकती। इस बार बोली तो अश्क फिर से तेज तेज बहने लगे। मुझे सारी लड़कियों से गर्ज नहीं है, मुझे तुमसे गर्ज है। मैं तुम्हें छुपा कर रखना चाहता हूँ। रही बात किस्मत की, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक गैरतमंद शख्स के निकाह में हो, उसके निकाह में होकर बदकिस्मत हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। ये सारी शर्मो हया, सारी गैरत, सारी पाबंदियां और सारी गर्जें क्या मेरे लिए ही बची हैं?
समीर को देखने उसने कभी नहीं कहा कि डार्लिंग पैंट शर्ट क्यों पहनती है। खान ने कभी नहीं कहा कि सहल सहल टॉप शर्ट और स्लीवलेस ड्रेस क्यों पहनती है। एक बस मुझे ही मेरा शौहर ऐसा मिला है जो हर चीज में मुझ पर पाबंदियां लगाता है। मुझे एक बात तो बताओ तुम। क्या? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। इस तरह के लिबास पहनकर तुम किसे मायल करना चाहती हो अपनी तरफ? मायल करने वाली क्या बात है? मुझे खुद अच्छी लगती है ऐसी ड्रेसिंग। और ये कोई बेहुदा सा लिबास तो है नहीं जिस पर आपको एतराज होना चाहिए। सिंपल शलवार कमीज में आती है ये चीज। तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने शौक पूरे ना करो? कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम्हें जिस तरह की ड्रेसिंग करनी है तो मेरे सामने करो। इस तरह तुम्हारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम बाहर लोगों को दिखाने के लिए इस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती हो तो वो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। मेरा दिल चाहता है कि मेरी भी लोग तारीफ करें। सब मुझे देखकर कहें कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। कोई अगर मुझे देखे तो वो मेरा हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करे। मुझे यूं बहन जी टाइप हुलिया बनाकर नहीं रहना आरियाल। तो मतलब तुम लोगों से तारीफें बटोरना चाहती हो? हम्म? उसकी निगाहों में तैश उभरा। आप मेरी बात को गलत साइड पर लेकर जा रहे हैं। मीरम, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम मेरे निकाह में हो मैं तुम्हें किसी भी किस्म की घटिया ड्रेसिंग नहीं करने दूंगा। और ना ही तुम्हें लोगों की तारीफें वसूल करने के लिए कोई नुमाइश बनाकर पेश करूंगा। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हें मेरे निकाह की कैद से रिहाई नहीं मिलेगी। आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। आर्याल ने खुलकर कहकहा लगाया था। मीरम को लगा था जैसे उसके लफ्जों का मजाक उड़ाया गया हो। शायद तुम भूल रही हो कि इतने अरसे से जो तुम मेरे साथ हो ये जबरदस्ती ही रह रही हो। वरना तुम तो शायद कब की मुझे छोड़कर चली जाती। और ये जो तुम मुझे जान लेने की धमकियां दे रही हो ना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा, मगर जाने नहीं दूंगा। मुझे लगा था कि आप बदल गए हैं, पर मैं गलत थी। एक जालिम इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। सोचना भी मत कि मैं खुद को बदल दूंगा। टाइगर दूसरों को अपने मुताबिक ढाल लेता है, खुद कभी किसी के रंग में नहीं रंगता। उसने लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर कहा तो मुकाबिल इसका चेहरा देखती ही रह गई। इतना गरूर, इतनी अना। वो जान गई थी कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है ना? नहीं। फिर अपने साथ जबरदस्ती क्यों रखना चाहते हैं? नहीं, नहीं आती तुम्हारे बगैर। आदत हो गई है। उसने भरपूर संजीदगी से जवाब दिया। आदत तो मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा होती है। होती होगी। वह हनूस बेनियाजी से कंधे समेट गया। आप आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानते और मुझसे अपनी सारी बातें मनवाते हैं। उसने अपने आंसू साफ करके निचला होंठ लटकाए कहा। अभी तुम्हारी बात मानकर ही तो हम ब्लैक फॉरेस्ट जा रहे हैं। चलो उठ जाओ। शाबाश, हम लेट हो रहे हैं। प्लीज, मुझे यही ड्रेस पहनना है। वो उठने लगा तो उसने उसका हाथ थामकर बड़े मान से जिद की। नहीं, प्लीज, नो। वो सख्ती से गरजा। और यार, प्लीज। उसने भी मजीद जिद की। मीरम, जब मैं मना कर चुका हूं तो बहस क्यों कर रही हो? प्लीज। मेरे प्यारे से हस्बैंड नहीं है? वो अब मस्के लगाने लगी तो उसने हैरानगी से देखा। प्यारे से हस्बैंड? चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आप बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। प्लीज, मान जाए ना। आर्याल की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल भी प्यारा नहीं हूँ। सो तुम ये ड्रामे बंद करो, उठकर तैयार हो जा। फिर मैं यही ड्रेस पहन लूँ? आंखें कुमिद से चमकी। नहीं। वापसी से वही जवाब पाकर उसने अपना चेहरा फिर से सुजा लिया। आर्याल अपना लैपटॉप बैग में रखने लगा और फिर से उसकी तरफ देखा तो वो उदास लग रही थी। उफ, अब ये लड़की मुझसे क्या क्या मनवाएगी। अपने आप में सरगोशी करके उसने सर झटका और दोबारा उसके पास विराजमान हो गया। ओके, पहन लो। बस उसके कहने की देर थी और मीरा खुशी से चहक होती। लेकिन लेकिन अचानक फिर से रुख अफसरदा हुआ। लेकिन दुपट्टा अच्छे से लोगी? अगर तुम्हारा गला नजर आए तो ट्रस्ट मी, खैर नहीं है तुम्हारी। ओके। वो उठकर जाने लगी थी जब अचानक फिर से कुछ याद आया तो उसकी तरफ पलटी। क्या मैं प्लाजो की जगह टाइट पहन दूं प्लीज? सोचना भी मत, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसके मुंह से खरी खरी सुनकर शायद अब उसे सुकून मिल गया था, जो खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई थी। ये दोपहर का वक्त था जब वो अपनी गाड़ी में अपना अपना सामान रख रहे थे। जब सबका सामान रखा जा चुका तो खान ने डिग्गी बंद की। आर्या पोर्च की तरफ आया तो मीरम भी उसके पीछे ही थी।
उसने अपने गले में डाले हुए दुपट्टे को अच्छे से कंधों तक फैलाते हुए पूरी गर्दन को ढांप रखा था। भाभी, दुपट्टा तो ठीक से ले दो। सहल ने करीब जाकर कान में सरगोशी की। तुम्हारे खड़ूस भाई मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने थोड़ा स्टाइलिश वे में दुपट्टा लिया तो। लो भाई, वैसे तो दुपट्टा लेना ही नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये जर्मनी है। लेकिन अगर ले ही लिया है तो तुम्हें देखकर कोई भी ये सोचेगा कि इसे कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है। सोचता है तो सोचता रहे, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। भरी जवानी में तुम्हारे भाई के हाथों मरने का कोई शौक नहीं है मुझे। भाई तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, ये वहम छोड़ दो। अगर मार दिया तो? नहीं मारेंगे। लेकिन अगर मार दिया तो? क्या मैं तुम्हें बताने के लिए वापस आऊंगी कि देखो तुम्हारे भाई ने मुझे मार दिया है? उसने चुपते लहजे में कहा तो सहल आंखें फेर गई। टाइगर, गाड़ी आप ही ड्राइव करेंगे ना? डार्लिंग ने पूछा। इरादा तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ड्राइव करो। लेकिन टाइगर, आप साथ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि गाड़ी को मैं ड्राइव करूं। जब मिशन पर जाते हैं तब भी तो मैं साथ होता हूँ। मिशंस? सहल ने जिज किया। हाँ, लोग दफ्तर के जरूरी प्रोजेक्ट्स को मीटिंग की सूरत में तश्कील देते हैं और हम मिशन का नाम देते हैं। ओह। तो बताओ, फिर डार्लिंग को कौन ड्राइव करेगा? टाइगर, मैं इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन भाई मैं ड्राइव करूं? समीर इसकी बात को काट कर बोला। नहीं, तुम तो बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगी। काफी लंबा सफर है, पूरी फैमिली साथ है। तुम्हारे हाथ में चाबी पकड़ाकर मैं रिस्क नहीं ले सकता। उसकी अच्छी खासी बेइज्जती होने पर सबने ही हंसी तपाई थी। भाई बिल्कुल ठीक ड्राइविंग तो करता हूँ मैं। वो मासूमियत से जा गया। ठीक करते हो लेकिन परफेक्ट नहीं करते, और मुझे हर काम परफेक्ट पसंद है। क्योंकि पता नहीं फिर इन्हें मेरी ड्रेसिंग परफेक्ट क्यों नहीं पसंद। खुद तो सारे फैशन करते हैं, बस मेरी बारी इन्हें ये परफेक्शन भूल जाती है। मीरा मीरा मुंह मरोड़ कर सोचने लगी। टाइगर, मेरा भी मशवरा यही कि तुम खुद ड्राइविंग कर लो। खान सुमैनी अंदाज में बोला। ओके। वो चाबी डार्लिंग से पकड़ गया तो दूसरी तरफ से उसके साथ बैठने के लिए जमीन ने दरवाजा खोला। तुम पीछे जाकर डार्लिंग के साथ बैठो, यहाँ मीरम बैठेगी। उसने फौरन टोका। सब ताज्जुबज़दा निगाहों से उसे देखने लगे थे। भाई, आप मुझे मना क्यों कर रहे हैं? पहले तो कभी नहीं ऐसे कहा। क्योंकि पहले तुम्हारी भाभी नहीं आई थी। वैसे भी तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी को कुछ ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं बैठेंगी। बेहतर यही है कि तुम पीछे जाकर बैठो। अब नहीं आर्या, कोई बात नहीं, मैं साहिल के साथ बैठ जाऊंगी। मीरम बोली। तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, उसने सुलग कर कहा, और मीरम की शक्ल देखने लायक थी। समीर खामोशी से अपनी बीवी के साथ उनकी पिछली सीट पर जा बैठा था। नैना को भी डार्लिंग ने अपने साथ बिठा लिया था। इससे पिछली 3 सीटों पर सहल, खान और जावियार ने जगह संभाल ली थी। अगले चंद ही मिनट में इनकी गाड़ी पूरी रफ्तार से बर्लिन शहर से निकलने वाली सड़क पर दौड़ती नजर आई। जमीर ने हुटिंग भी की थी और रही सही कसर सहल ने पूरी कर दी थी। मीरम भी अपना रुख पीछे की तरफ करके उनकी मौज मस्तियां देखकर हंसती रही। तकरीबन 5 घंटे सफर करने के बाद मीरम के पेट में चूहे नाचने लगे तो वो अपने पहलू में बैठे ड्राइव करते अपने शोहर को मासूमियत से निचला होंठ लटका कर देखने लगी। वो जानता था कि वो उसे देख रही है और इसके चेहरे पर एक झलक डालते ही फिर से सामने स्क्रीन पर नजर जमा दी। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मुझे भूख लगी है। हाँ भाभी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। सहल की आवाज आई। और मुझे तुम सबसे ज्यादा भूख लगी है, समीर ने इजाफा किया। ठीक है, तो फिर अब हम जो होटल आएगा वहाँ खाना खाएंगे, और डार्लिंग तुम कुछ खाना साथ पैक भी करवा लेना। इस वक्त जंगल में जाकर हमें शिकार नहीं मिलेगा। सुबह का नाश्ता इस पैकिंग शुदा खाने से ही करेंगे। ओके टाइगर। चंद शादियों बाद ही इनकी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने रुकी तो सबने पेट भरकर खाना खाया। खाने के दौरान भी उन्होंने खूब हंसी मजाक किए थे। हमेशा की तरह जमीन और शहर की लड़ाई से सब लुत्फानंदोज हुए। इन्हें वहां तकरीबन 1 घंटा लग गया और पूरी तरह सैर होने के बाद उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। इन्हें मजीद 3.5 घंटे लगे थे और इनकी गाड़ी एक बड़े से पुल पर से गुजरी। अब तक इन्हें अब तक अंधेरा छाने लगा था। सूरज गरूब हो चुका था मगर तारीकी अभी जोरों से छाई नहीं थी। खाना खाने के बाद अगले उस सफर में मीरम ने मुसलसल खिड़की से बाहर झांक कर अपना सफर गुजारा था। रास्ते में गुजरने वाली बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर इसका दिल ठहर सा गया। जर्मनी वाकई खूबसूरत था। लो मीरम, आ गया तुम्हारा ब्लैक फॉरेस्ट। आर्या के बताने पर उसने मजीद लगन से चारों तरफ देखा तो घना जंगल ही दिखाई दिया।
सामने एक बाड़ लगी थी जिस पर नो एंट्री लिखकर रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये बैरियर यहाँ क्यों लगाया है? डार्लिंग शशुपंच में टाइगर से सवाल कर रही थी। जंगल काफी खतरनाक है, इसलिए हर किसी को एंटर नहीं होने देते। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे भाई? समीर, खतरों से लड़ना सीखो और रूल्स बने ही इसलिए होते हैं ताकि हम जैसा कोई आकर इन्हें तोड़ सके। लेकिन भाई अगर हमने इस बैरियर को क्रॉस किया और हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो? सहल के सवाल पर वो तंजिया मुस्कुराया। डार्लिंग की भी थोड़ी सी हंसी बुलंद हुई थी। मैं पुलिस से नहीं डरता, बल्कि पुलिस मुझसे डरती है, उसने बड़े मगरूर होते हुए कहा था। और मीरम बस इसका फखरिया चेहरा देखती रह गई। बहुत अच्छा मजाक है भाई, सहल कह कहा लगा गई। जब तक तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है सहल, तो तुम चुप ही रहा करो। डार्लिंग की सड़ी हुई बात पर वो तप उठी थी। तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे मुंह लगो? तुमसे तो बात भी नहीं की मैंने। सहल, तो तमीज से बोला कर, तेरी भाभी है। तो जैसे बड़ी तमीज से बात करता है मेरे हस्बैंड से। दोनों बहन भाइयों की जंग फिर से शुरू हो चुकी थी और उन्हें चुप करवाने के लिए आर्याल गरजा। तुम दोनों की जबानें बंद होंगी या नहीं? भाई मेरी तो जबान बंद ही है, आप इसकी बंद करवा लें। समीर आहिस्तगी से गोया हुआ, मगर उसने सुन लिया था। वो नहीं चाहता था कि अच्छा खासा माहौल खराब हुआ, इसलिए खामोशी साध गया। फिर गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाला और सामने बैरियर पर एक तरफ लगे हुए लॉक पर गोली मारी, जिससे वो टूटकर जमीन पर आन गिरा था। गोली की आवाज पर सहल समेत मीरम भी दुबक गई थी। अगले एक ही मिनट में गाड़ी में वापस बैठते ही उसने जंगल के अंदरूनी तरफ गाड़ी भगाई। ये रात का वक्त था जब उन्होंने बोनफायर करके इर्द गिर्द झुरमुट बना लिया था। इनकी गुफ्तगू और हंसी मजाक जारी था जब आर्याल बोला, एंजॉयमेंट की हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम सब लोग ये बात याद रखना कि अकेले कहीं भी नहीं जाओगे। इस जंगल के चप्पे चप्पे पर जहरीले हशरात और जानवर मौजूद हैं। इसे जहाँ पे भी जाना चाहो तो मुझे बताकर जाना, और अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेकर जाओ तो तुम्हारी हिफाजत कर सके। जवाबन सबने हाँ कहा। फिर उसने अपने दाएं तरफ बैठी मीरम को देखा, जो इसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे ही महसूस किया वो उसे देख रही है तो झट गर्दन तीछी करके ताड़ा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा था और बाकी सब अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। प्यारी लगती हो मुस्कुराती हुई। आर्यान हमेशा उसकी तारीफ बहुत कम करता था, बल्कि ना होने के बराबर थी। आज जब उसने मोहब्बत से देखते हुए कहा तो मीरम के गाल सुर्ख पड़ गए। तब तो और भी ज्यादा प्यारी कर लगती हो जब ब्लशिंग करती हो। उसने एक बार फिर से निगाह उठाकर देखा था। रूबरू के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मीरम, मैं न जाने वो क्या कहने वाला था कि अचानक खान ने उसे मुखातिब किया। टाइगर, हम्म, हम कोई खेल खेलें? श्योर। अब मेरे ख्याल से हम ट्रूथ और डेयर वाला खेल खेलते हैं। सहल बोली, ये सही रहेगा। आज पहली बार उसके छोटे भाई ने उसकी बात से मुत्तफिका राय दी थी, तो सबने मुस्कुराते हुए हामी भरी। एक मिनट, मैं अभी आई। सहल चुटकी बजाते हुए उठी थी और जब अपने कैंप में जाकर वापस आई तो इसके हाथ में एक खाली बोतल थी। अब इसको हम सेंटर में रखकर घुमाएंगे, और जिसकी तरफ ढक्कन वाला रुख आएगा उसे ट्रुथ या डेयर दोनों में से एक चीज चुनना होगी। फिर से सब अस्पात में गर्दनें हिला गए। वो बोन फायर से थोड़ा एक तरफ हो गया और दरमियान में बोतल रखकर घुमाई तो सबसे पहला नंबर समीर का आया। वो जोर से अपने आंखें बंद कर गया था। सब हंसे। चल बता समीर, ट्रुथ लेगा या डेयर? सहल ने कहा, ट्रुथ। पता था मुझे कि तू है ही डरपोक, इसलिए डेयर ले ही नहीं सकता। तेरी बारी आने दे, फिर पूछूंगा। उनकी लड़ाई पर सबने कहकहा लगाया था। तो गाइस, क्या मैं जमीन से सवाल करूं? डार्लिंग ने सबकी तरफ सवालिया अंदाज से देखा। हम्म, आर्याल गोया हुआ। तो जमीन, अब तुम सच सच बताओगे कि आज तक तुम्हारी जिंदगी में टोटल कितनी लड़कियां आई हैं? उसके पूछे के सवाल पर उसके शोहर की शक्ल पर 12 बज गए थे, जिसे देखकर सब अपनी हंसी दबाने लगे। सच बताऊंगा तो छोड़ तो नहीं दोगी? लहजे में डर था। नहीं। ठीक है, तो फिर आज तक मेरी ज़िंदगी में तकरीबन 9 से 10 लड़कियां आई होंगी, और मेरा यकीन करो कि मैंने हर एक से सच्चा प्यार किया था। उसके आखिरी जुमले पर सबकी हंसी दूर दूर तक जंगल के गोशों में सुनाई दी गई। काश एक बार इनकी बारी आ जाए और ये भी ट्रुथ का ऑप्शन चूज कर लें, तो मैं इनसे पूछूंगी कि ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। फिर देखूंगी कि ये मिस्टर खड़ूस साहब कैसे झूठ बोलते हैं। मीरम उसकी तरफ देखते हुए अपने जहन में खुद से हम कलाम हुई, और इसके देखने के अंदाज से ही वो समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। फिर अपना चेहरा मुखालिफ सिमत में करके और निचले होंठ को दांतों तले दबा गया।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए ज़मीन। सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ एक बार होती है और तुमने 10 लड़कियों से सच्ची मोहब्बत की। डार्लिंग ने इसकी खूब डाँट लगाई थी। वो बस खामोशी से अपनी नज़रें झुका गया। साहल ने जब बोतल दोबारा घुमाई, तो वो नैना की तरफ आई थी। उसने भी सच का इंतखाब किया, मगर उससे भी सवाल करने के लिए डार्लिंग तैयार थी। तो नैना, तो मुझे ये बताओ कि तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं, वो अपने लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों के साथ उसने अपने करीब बैठे ज़ावियार की तरफ देखा। कह भी दो अब। हाँ, ज़ावियार से। उसके इज़हारे मोहब्बत पर ज़ावियार का चेहरा तो खुशी से चमक उठा था। मतलब कि जो दफ़्तर में मेरी इंसल्ट करती थी, वो जानबूझकर करती थी? उसके मासूमाना सवाल पर वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुराई। अगला नंबर खान का आया तो सहल अपना गला खंखारती हुई उसकी तरफ मुड़ी। बाकियों की तरह उसने भी ट्रुथ चूज़ किया था। तो अब सच-सच बताएँ खान कि उस लड़की ज़ुबी से चक्कर क्यों चलाया था? अगरचे उसने सवाल अपने शौहर से किया था, मगर आर्याल ने खान की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। वो चक्कर नहीं चलाया था, बस गलती से हमारा टकराव हो गया था और फिर फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई। जैसा तुम समझती हो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, खान भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मीरम ने की टांग अड़ाने पर आर्या ने उसे एकदम से घूरा। तो फिर सच क्या है भाभी? सहल उसकी तरफ घूमी। अम, वो 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 अपने पहलू में बैठे शौहर को देख रहे थे और लफ्ज़ फिसलने लगे। आर्या की नज़रों में ही इतना कहर था कि उसकी ज़ुबान बोलने की गलती नहीं कर रही थी। वो नहीं, खान भाई बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। मैं तो मज़ाक कर रही थी बस। शायद फिर यही सच होगा। ख़ैर, हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसकी बारी आती है। इसके लफ्ज़ों को हकीकत मानकर सहर ने फिर से बोतल घुमाई और इस मर्तबा बोतल का रुख आर्याल की तरफ देखकर मीरम के चेहरे पर एक अजीब-सी मुस्कुराहट उभरी थी। यस, तो फिर मिस्टर आर्याल आप मुझे बताएँगे कि इसके कोई भी ऑप्शन चूज़ करने से पहले ही मीरम बेताब होकर पूछने लगी तो उसकी बात को बीच में काट कर वो अपनी सुना गया। मैं डेयर लूँगा। मीरम का मुँह खुला का खुला रह गया था, मगर उसने चुन लिया था जो वो चुनना चाहता था। ओह! तो खुद को बहुत तेज़ समझते हैं। मैं भी इनकी बीवी हूँ। ऐसा डेयर दूँगी कि याद करेंगे। अभी वो खुद से सोच ही रही थी कि आर्याल उसके चेहरे के तासुरात पढ़ता हुआ झट से बोला, और मुझे डेयर मीरम नहीं देगी, बल्कि इसके अलावा कोई भी दे सकता है। क्यों? मैं क्यों नहीं दूँगी? वो लड़ने के लिए पूरी की पूरी उसकी तरफ मुड़ी थी। क्योंकि मेरी मर्ज़ी। जी नहीं, आपको देर मैं ही दूँगी। तुम नहीं दोगी, मैं ही दूँगी। वो इसके मज़ीद करीब होती सर उठाकर गरजी। मैंने कहा ना कि तुम नहीं दोगी, और मैंने भी कह दिया है कि मैं ही दूँगी। यार क्या हो गया है? बस करें, अब लड़ाई तो मत। लड़ें तो मत। इन्हें चूहे-बिल्ली की तरह लड़ता देखकर सहर लफ्ज़ वो हो गई। और भाई अगर भाभी देना चाहती हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? समीर ने बारी ली। मुझे पता है, जो ये उल्टे किस्म की मुझे डेयर देगी, जैसे मुझे इसके अलावा कोई भी देगा, मगर ये नहीं देगी। डेयर होता ही उल्टी किस्म का है। मीरम फिर से बोले बगैर न रह सकी थी और उसने अपनी नाक फुलाते हुए उसे देखा। ठीक है, अगर भाभी से भाई डेयर नहीं लेना चाहते तो मैं दे देता हूँ। हरगिज़ नहीं समीर, अगर ये मुझसे डेयर नहीं लेंगे तो मैं ये खेल खेलूँगी ही नहीं। उसने अपने देवर को उँगली दिखाकर ललकारा और फिर अपने शौहर की तरफ देखकर धड़ल्ले से कहती हुई उठ खड़ी हुई। और बड़े महान बनते हैं ना आप। कहते हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता। अगर इतने ही बहादुर हैं तो फिर मेरा डेयर लेने से क्यों डर रहे हैं? ओ मोहतरमा, तुम्हारे डेयर से नहीं डरा, तुम्हारे उल्टे दिमाग से डर रहा हूँ। मुझे पता है तुम किस किस्म का डेयर मुझे दोगी, और मेरी आदत है कि मैं चैलेंज को ज़रूर पूरा करता हूँ। इसलिए तुमसे डेयर लूँगा ही नहीं। वो भी रूबरू हुआ था। ठीक है, तो फिर मैं आप सबको सबके सामने आपको चैलेंज देती हूँ कि आपने जो उस दिन मुझसे बैठकर माफ़ी नहीं माँगी थी, आप वैसे मेरे पाँव पकड़कर माफ़ी माँगेंगे। उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया था और सबकी भवें तन गईं। शट अप मीरम, भाड़ में जाए तुम्हारा चैलेंज। शट अप मीरम, भाड़ में जाए तुम्हारा चैलेंज। टाइगर कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे झुकाने की कोशिश मत करना। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ आए, तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो सरफिरा होकर फंकार रहा था और सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर मीरम की आंखों से फौरन आंसू टपक पड़े थे। मगर आर्यान उसे बुरी तरह धमकाता अपने कैंप में गुम हो गया।
खेल वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया था और सहल ने उसे सीने से लगाकर कमर को सहराया तो वो फूट फूट कर रोती। बाकी सबने भी अपने अपने कैंप्स में रूपोश होने की थी।